का जिन्होंने इस जन चेतना यात्रा के लिए सोचा, और तमाम कार्यकर्ताओं का, सबसे विशेषकर माता बहनों का, जो वहां से चलकर यहाँ तक आई। शायद मैं भी उनके बराबर नहीं चला था। इस यात्रा के कई महत्वपूर्ण विषय थे जिसको लेकर गांव-गांव के अंदर एक आक्रोश पैदा है। इस यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर पहला बिंदु ये था कि राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अंदर 6.5% प्रत्येक आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र के नौजवानों को मिलना चाहिए। और पूर्व में भी हमने पूरे संभाग के अंदर जब आरक्षण महारैली निकाली थी तब भी ये विषय रखा था। उसके बाद में हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारी भर्तियों के अंदर जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लागू कर रखा है, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए बाध्यता हटाई जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार जब सत्र चला था राजस्थान की सर्वोच्च महापंचायत के अंदर, आपका भाई इन बेरोजगारों की पीड़ा समझते हुए राजस्थान की सरकार के सामने भी इन मांगों को लेके गया था। सरकारें अनदेखा कर सकती है, वो हमारे लिए बहरी गूंगी हो सकती है, लेकिन आपका भाई बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ता रहेगा सड़क से सड़क तक। इन मांगों के माध्यम से मुझे मालूम था कि नौजवानों की पीड़ा क्या है। आज राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अंदर 12% आरक्षण राजस्थान के अंदर है, लेकिन मेरा भाई यहाँ से सुबह उठता है, अपने घर का काम करता है, और उसके बाद में फीस छुटाने के लिए पास के गांव में मजदूरी करेगा, या फिर अपना भाई कोई कोचिंग के जाने से पहले अहमदाबाद या गुजरात में जाकर पैसा जुटाएगा। उसके बाद में महंगी कोचिंग तक जाएगा। और एक भाई ऐसा भी होगा जिसको इस परिस्थिति का सामना करना नहीं पड़ता हो। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि हमारा जीवन शैली संघर्ष भरी है। हमारे यहाँ पर जो आदिवासी है पहले से कई समस्या से जूझ रहा है। यदि उनके लिए प्रत्येक आरक्षण की व्यवस्था होती है तो हमारे कई नौजवान आरएस अधिकारी बनेंगे, तहसीलदार बनेगा, कोई अधिकारी अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएगा, और इस क्षेत्र की भाषा को समझने वाला होगा, इस इलाके के रीति रिवाज को समझने वाला होगा, इस इलाके के लोगों के दुख दर्द को समझने वाला होगा, तो बेहतर तरीके से काम करेगा। कई अफसर बाहर से आते हैं, हमारे लोगों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा, हमारी तीसरी महत्वपूर्ण मांग थी कि हमारे यहाँ के बांधों का पानी हमको मिलना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि राजस्थान के अंदर रहने वाला हर इंसान प्यास से नहीं मरे, सबको पानी मिलना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन इस बात का विरोध करता हूँ कि आज आजादी के बाद में जो आदिवासी उन बांधों से विस्थापित हुआ अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। मेरी विधानसभा के अंदर भी कई ऐसे आदिवासी है जो माई से विस्थापित हुए, कटौना से विस्थापित हुए, और आज भी उनको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मिला है, आज भी जमीनी मालिकाना हक नहीं मिला है। सवाल यह उठता है कि क्या जिन्होंने घर छोड़े, जिन्होंने जमीन छोड़ी, क्या उनको पानी पर पला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारी मांग ये है तो सरकार इसको समझे और सुने कि जाखम का पानी आप राजस्थान के किसी कोने में ले जाने से पहले टमाटर के आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको पानी मिलना चाहिए। माई कडाना के आसपास के जो विस्थापित लोग हैं, आप गुजरात को पानी पिला रहे हो, लेकिन माई कडाना के किनारे पर बैठा व्यक्ति पैसा मर रहा है। अन्नार, तलाट, पिपलकोट और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अलग अलग हिस्सों के अंदर पानी मिलना चाहिए। आपने सुना होगा कि हमारे एक महान चौपड़ी के टीआरडी मंत्री है, उन्हीं के इलाके में एक बांध बनने जा रहा है। 3 बार उन लोगों को भर भर के माउंट आबू के पीछे जमीन दिखाने लेके गए। जमीन हम छोड़ेंगे, विस्थापित होंगे और पानी से वंचित होंगे, ये नहीं चलेगा। इसके लिए हमारी लड़ाई है कि पहले पानी पे हक हो और पहले पानी की सुविधा इन लोगों को हो, और जब तक पानी की सुविधा नहीं होती है ये आंदोलन आज यहाँ रुकने वाला नहीं है। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हर एक व्यक्ति तक ये आंदोलन पहुंचाए।
हमारे पास चौथी बड़ी मांग है कि जब पूर्व में 33 जिले थे, 31 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज थी, जब 31 जिलों के अंदर थी, राजस्थान के अंतिम छोर पे बैठा है प्रतापगढ़, यहाँ का एक आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता है। जब इन आदिवासियों के लिए मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं होगी तो हमारे लोग नर्सिंग में कहां से आएंगे? हमारे लोग यहाँ मेडिकल स्टाफ की कमी होने पर कैसे पूर्ति करेंगे? यदि हमारे पास मेडिकल कॉलेज होता तो कई नौजवानों को झुंझुनू सीकर जोधपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी चौथी मांग, आज की तारीख में बारिश होने के बाद में फसल खराबा हो गया। जब हमें पता है कई बार मानसून का सत्र बुलाया गया था राजस्थान की विधानसभा के अंदर, हर एक किसान तख्त की निगाहों से माननीय भजनलाल सरकार की तरफ देख रहा था कि इस बार हमारे ऋण माफ होगा, फसलों पर बीमा होगा और फसलों पे हमको और ये जो बचती हुई है हमारी फसलें नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिलेगा। और इस उम्मीद के साथ में मैं भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया था, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। एक दर्द को देता है जब खेत की पालू पर बैठा किसान अपने अन्न उगाने के लिए कई आंखों में सपने लेके बोता है और इस बीज के साथ में अपने माँ बाप को सुरक्षित रखने का सपना बोता है। इस बीज के साथ में अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए सपने बुनता है। इस बीज को बोने के साथ में जब फसल खड़ी होगी, अच्छा दाम मिलेगा तो मेरे बेटे बेटी की शादी होगी, ये सपने बोता है। जब फसलें नष्ट हो जाती है तो उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ का किसान बीज के लिए कई बार मजदूरी करके पैसा जुटाता है। यहाँ का किसान खाद बीज के लिए घंटों लाइन में लगता है, उसके बाद में बच्चे की तरह उस फसल को बड़ा करता है। जब वो नष्ट हो जाती है और सरकार अनदेखा करती है तो बड़े किसान खोट के आंसू रोता है और इस तरीके से किसानों के साथ में बड़ा जालिम जुर्म होता है। मैं आज सरकार के सामने भी हमने अपनी मांगे रखी हैं, सड़क पे भी हम लड़ रहे हैं। आपसे भी कहना चाहेंगे कि सरकारों को, चाहे मैं हो या कोई भी हो, हम जीत गए तो 5 साल हमारे हैं और एक दिन आपका होता है। वो एक दिन कौन सा है वो तय कर लो कि सरकारें घुटनों पे आने पर तैयार हो जाए, इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। और आज हमारे को कई भाई बता रहे थे कि प्रतापगढ़ जिला हमारा जिला चिकित्सालय है। पूर्व में नंदलाल जी मीणा मंत्री थे तो हमें बेहतर लगता था। जब राजस्व मंत्री हेमंत जी बने हमें लगा कि हमारे जिले को मंत्री मिला है, बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, जमीनों से विस्थापित होना कम पड़ जाएगा। लेकिन नीटों के नाम पर जमीनें लूटी जा रही है, कानूनों से बढ़ाए जा रहे हैं जो सरकार के हाथों से खिसकते जा रहे हैं और उद्योगपति के हाथों में रिको जैसी कंपनियां दी जा रही। और इसके बाद में हमें लगा कि राजस्व मंत्री है, बहुत सारे लोगों को, आदिवासियों को जमीनों का हक मिलेगा। लेकिन मंत्री जी ने अपने रिश्तेदारों को ऐसी जगह सेटल कर रखा है कि तू भी लूट खा, मैं भी लूट खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे दे। इस तरीके से मैंने विधानसभा के अंदर एक बार कहा था कि जहां पर ये मेडिकल की दुकानें हैं, जहां पर मिलावटी दुकानें हैं, जहां पर जांच होनी चाहिए। और यहाँ के CMHO साहब 5 किलो बादाम लिया है, 5 किलो काजू लिया है और उनके सैंपल ले, हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से सैंपल लिए जा रहे हैं। जब ये जिला चिकित्सालय है, हमारे गरीब लोग जिनको एम्बुलेंस से प्राइवेट पैसा लगाकर यहाँ तक नहीं आ सकते और यहाँ पर सारी एम्बुलेंस का सेटिंग बेकार रखी है। यहाँ से पेशेंट जाएगा उदयपुर की कनक हॉस्पिटल में भर्ती होगा, यहाँ से पेशेंट जाएगा फलानी हॉस्पिटल में भर्ती होगा। मैंने वहाँ के CMHO साहब उदयपुर से भी जब बात की थी, यहाँ के अनजान लोग हैं, वहाँ आ जाते हैं, मुसीबत में होता है तो कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है और ऐसे में उनसे लाखों रुपये वसूले जाते हैं, उनकी जिंदगी से भी खिलवाड़ होता है। जब ये जिला चिकित्सालय है, यहाँ के पूर्व में भी जो नेता थे वो भी कहते हमने बहुत कुछ किया, अभी के वर्तमान में मंत्री हैं यह भी कहते बहुत कुछ किया, यहाँ के सांसद है वो कहते हमारी डबल इंजन की सरकार है। अब पता करो धुआं किधर से निकाल रही है। और ये नेता धर्म की राजनीति करते हैं, दौड़ के दरियावत में आते हैं, लेकिन खुद की लोकसभा में हालत बुरे है। प्रसव के दौरान बच्चे तड़प के मर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, जहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है तो बड़ी साथी से या दरियावत से बेहोशी का डॉक्टर बुलाया जाता है, जबकि ये जिला चिकित्सालय है।
यहाँ पर मैंने सुना है कि जांचें बाहर करवाई जाती है और यहाँ पर बेडशीट के नाम पर घोटाले होते हैं, कई मशीनें खराब पड़ी हुई है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सब कहते हैं हमारी सरकार, हम करवा रहे हैं, यह करवा रहे हैं, तो क्यों नहीं करवाते हैं जनता की बात। आज जब सरकारें बदली थी हमको लगा था कुछ बदलाव होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि किरदार बदले हैं लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। अभी टीआईडी विवाद का जिक्र किया था, आपने सुना था कि राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है। हमने जब भी विधानसभा का सत्र चला है तब मांगों को रखी है, तब तक हमने सरकारों के सामने टीआईडी का भ्रष्टाचार खोला है। आपने देखा होगा इस बार प्रश्नकाल के दौरान पूर्व के टीआईडी मंत्री ने वर्तमान टीआईडी मंत्री से एक सवाल किया था कि हमारे इलाके में कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा अभी तक दिए चुके हो। उनका जवाब क्या था? 211 लाख रुपए। कितना होता है? 2 करोड़ 11 लाख रुपए। और घोषणा कितनी की थी? 1500 करोड़। और दूसरी बार कितनी हुई थी? 1750 करोड़। आज टीआईडी विभाग के नाम पर बाहर से अधिकारी आ रहे हैं, उन्होंने बंटाधार कर दिया है, हमारे गरीबों को चूस के खा गए। हॉस्टलों के अंदर, सिरोही के अंदर से घटना सामने आई, अखबारों की तस्वीरें बयां कर रही है कि हॉस्टल के खाना खाने के बाद 6 बच्चे बीमार हो गए, एक बच्चा गंभीर घायल अवस्था में चला गया। अब हमारी मौतों पर भी राजनीति होने लगी। लोगों को धर्म जाति पर राजनीति करने का शौक है, लेकिन गरीबों के मुद्दे भूल गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर वोट चाहिए था। और आज आप सब यहाँ पे सड़कों पर बैठे हो, कितना पैदल चल कर आए हो। तो जब चल कर आए हो, जो तकलीफ आपने देखी है, आगामी पंचायती राज का चुनाव आ रहा है, ठान लेना कि नेताओं को भी ऐसे ऐसे गलियों में चलाना है। मैं भी नेता हूँ, आपके साथ सारी गलियां पार कर दूंगा। हमें याद रखना पड़ेगा कि जब चुनाव आएगा वो लोग धर्म की बात करेंगे, आप लोग शिक्षा पर अड़े रहना। जब चुनाव आएगा वो लोग दारू मटन की बात करेंगे, आप लोग किसान के हक की बात पर अड़े रहना। वो लोग चुनाव आएगा तब आपको बांटने की बात करेंगे हिंदू मुस्लिम में। आप लोग हमारे आने वाले कल के भविष्य की चिंता को लेकर अड़े रहना। आप लोग अड़े रहना। आप आने वाले समय में वो लोग फिर से आएंगे, भड़काएंगे, और जब आपको उनको लगेगा कि ये मजबूत है और वास्तव में हम मजबूत है, तब वो दोनों जो दूर दूर से हमको लगता है कभी इस गली का कुत्ता मिलता है, कभी इस गली का कुत्ता मिलता है। तो जब दोनों मिलते हैं तो खूब लड़ाते हैं, और जब लड़ाई खत्म होते ही दोनों साथ में निकल जाते हैं। अब ये भी ऐसा ही करेंगे। चुनाव आएगा, लोगों को दिखेगा बार बार से खूब लड़ रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की होटलों में दोनों साथ में मिलकर प्लानिंग करेंगे कि पंचायती राज में कैसे रोका जाए। लेकिन आज यहाँ के जो तथ्य सामने आए हैं, अभी और भी चर्चा होगी इनके बीच में। इनका कहना है ये यात्रा सिर्फ सांकेतिक डंडा था, सांकेतिक यात्रा थी। अगली यात्रा 15 दिन की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, और अगली यात्रा गांव गांव गली गली में आए और ये जन चेतना हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सड़क पर बैठ के जिन मांगों को आप पर्ची के माध्यम से दिखा रहे हो, सड़क पर बैठ के यहाँ पर जिन मांगों को आपने सबके सामने रखा है, राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपका भाई सड़क की बात को सदन तक लेके जाएगा, ये वादा करना। और इस बार राजस्थान के सदन के अंदर जब मैं बैठा तो आपके सदन के अंदर जनता की आवाज को मैंने एक भी दिन खाली नहीं जाने दिया। एक भी दिन अगर मैं बैठा हूं और दिन में मेरा 2 बार नाम नहीं आया तो मैं सदन से बाहर बैठा। आगे भी आने वाले समय में आपने मुझ पर भरोसा किया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके नेता बेरे हैं, आपके नेता गुंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, आपके नेता लड़ नहीं सकते हैं। मेरे पे भरोसा किया है, मैं आपके भरोसे पे खड़ा उतरूंगा, ये बात दिला रहा हूं आपको। और अभी बहुत सारी ऐसी समस्या आ रही है। आज यहाँ पर जन चेतना यात्रा का हमारा समय था, पर नहीं होता तो तय के साथ में शहीद स्मारक पे एक धरना जो झालावाड़ को लेकर चल रहा है, शायद उसमें भी शामिल हो सकते थे। वहां पर न्याय दिलाना भी जरूरी था। आज जगह जगह पर आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। वो हमको धर्म पे लड़ा रहे हैं, लेकिन धर्म ऐसे धर्म के अंदर जहाँ पर हमको नीचा दिखाया जाता हो, ऐसे धर्म के अंदर हमको लड़वा रहे हैं जहाँ पर हमारे साथ न्याय नहीं होता हो, ऐसे धर्म के अंदर लड़वा रहे हैं
जहाँ पर यदि स्कूल की छत गिर जाए या किसी के साथ बलात्कार हो जाए या फिर कोई और मामला हो जाए, हम सड़कों पर लड़ते रह जाएंगे लेकिन हमको न्याय नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर जो धर्म पे लड़वाने का काम कर रहे हैं, यदि उनके साथ में कोई गलत हादसा हो, घटना हो, तो सबसे पहले सरकारें उनको मुआवजा देना तय करती है। तो सोचना पड़ेगा, जो लोग हमको गालियां देते हैं समझना पड़ेगा। आज ही के दिन में एक रैली और निकली थी, हम उस रैली को समझना पड़ेगा। एक दिल्ली में बैठे हैं और एक प्रतापगढ़ में बैठे हैं, बराबर फागल इसलिए आपको समझना पड़ेगा। आज की इस यात्रा के अंदर शामिल हुए तमाम पत्रकार बंधुओं जो निष्पक्षता के साथ में हमारी खबरों को जन जन तक पहुंचाएंगे, उनका आभार करते हैं। पुलिस प्रशासन जो बहुत दिनों बाद में पैदल मार्च करके यहाँ तक आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तमाम वॉलंटियर, तमाम साथियों ने जो इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाया, उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये दिलेर लोग जो अपने पैसों से अपने दम पर यहाँ तक आए हैं, और कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने गांव गांव में गाड़ियां लगाई तब जाके कुछ लोग आ पाए। तो आज आने वाले समय में फिर से शुभकामना देते हैं। गांव गांव में इस यात्रा को लेकर जाएंगे। अभी जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, शांति से अपने अपने घर जाना है हमको।